हाँ जी, तो भाई वेयर हाउसिंग, अब हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, मैं आपको पहले ना एक बारी बताता हूँ कि मैंने क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है। और जो आज की क्लास है ना वो मिस्टेक हो गई ये कि कोर्स में कुछ चेंजेस हैं, तो इसलिए CMA के बल्कि कोर्स कम है और CS स्टूडेंट्स का कोर्स थोड़ा सा और ज़्यादा है, 2-3 टॉपिक और ज़्यादा है। तो वो बच्चे मिस हो गए आज की क्लास में इन्फॉर्म करना, क्योंकि मैंने सोचा था कि क्लास कोर्स नहीं है बल्कि उनका कोर्स बढ़ गया है, उनका कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये आज देखा, कोई बात नहीं, बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे आज, तो मेरे ख्याल से देख ही रहे होंगे, है ना। क्या क्या कवर किया कस्टम लॉ के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों। सबसे पहले डेफिनेशंस तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली थी ना, हम लोगों ने काफ़ी डेफिनेशंस कवर कर ली थी, ठीक है। डेफिनेशंस के बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम लॉ, है ना। कस्टम लॉ क्यों लगाया गया, उसका ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, इसके अलावा लेवी एंड एग्जेम्पशन, इसके अलावा ड्यूटी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये वही हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहां पर गुड्स पहले इंपोर्ट किए और फिर एक्सपोर्ट किए, ऐसा कुछ। हाँ जी, और वो तो बेटा टाइप में ही आ गया ना, वैल्यूएशन, फिर हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यूएशन। इसके अलावा हम लोगों ने वो जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स पढ़े थे, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने हाँ रेलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज और है रेट ऑफ ड्यूटी वाला, है ना। ये दोनों के रेलेवेंट डेट के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट एक टॉपिक और हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास में, जो की है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स और ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं और कस्टम के अंदर अब रह गया जो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है, वो है अबाउट वेयर हाउसिंग। नाउ एवरीवन, हमें पता है कि जब भी गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है, हाँ, जब गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट होने के बाद गुड्स को क्लियर करना होता है, याद है। जब गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट होने के बाद गुड्स को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है। क्लियर करने के दो रास्ते मैंने आपको बताए थे, एक डायरेक्टली होम कंजम्पशन ले जाओ या फिर वेयर हाउस ले जाओ, याद है हम लोगों ने पढ़ा था वेयर हाउस। अब वेयर हाउस जो है ना आगे, वो वेयर हाउस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस, और एक होते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। इसी तरीके से बना लो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है वेयर हाउसिंग। जब इंपोर्ट हो जाता है, गुड्स इंपोर्ट होने के बाद दो वेज होते हैं, या तो आप ड्यूटी पे करो और घर ले जाओ गुड्स को, होम कंजम्पशन, और एक होता है ड्यूटी डिले कर दो, बाद में पे कर देना, वेयर हाउस में रख दिया टेम्परेरी, और फिर बाद में वेयर हाउस से क्लियरेंस करते हैं होम कंजम्पशन के लिए। वेयर हाउस आगे दो टाइप के हैं, पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस और प्राइवेट वेयर हाउस। ये देखो, इंपोर्टेड गुड्स नीड नॉट बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन इमीडिएटली ऑन अराइवल, ये बात सही है। लिखता है इफ इंपोर्टर विशेज और ही मे नॉट रिक्वायर द गुड्स इमीडिएटली और सम टाइम टू अवॉइड डेमरेज चार्जेस और इंटेंड टू री एक्सपोर्ट ऑफ सच इंपोर्टेड गुड्स और फॉर एनी अदर रीजन ही मे स्टोर सच गुड्स इन वेयर हाउस विदाउट पेमेंट ऑफ गुड्स। बिना कुछ पेमेंट दिए वो गुड्स को क्या करवा सकता है, वेयर हाउस में स्टोर करवाया जा सकता है। क्या रीजंस होंगे उसके स्टोर करवाने के, कि हो सकता है कि उसके पास अभी ड्यूटी नहीं है, या फिर हो सकता है उसने गुड्स को आगे क्या करना हो, री एक्सपोर्ट। भाई इंपोर्ट करने के बाद कहीं और किसी और देश में क्या करना हो, री एक्सपोर्ट। कहीं ना कुछ ना ऐसा रीजंस जिसकी वजह से वो चाहता है कि गुड्स क्या रख दिए जाएं, वेयर हाउस में टेम्परेरीली रख दिए जाएं, ठीक है। वेयर हाउसेज अलाउ
गुड टू बी स्टोर्ड एंड दस डेफरमेंट ऑफ ड्यूटी, एंड दस डेफरमेंट ऑफ ड्यूटी। वेयर हाउस गुड्स को अलाउ करता है कि आप इसको स्टोर कर लो और ड्यूटी को क्या कर लो, डेफर कर लो। डेफर मतलब बाद में दे देना। द गुड्स आर टू बी रिलीज फ्रॉम वेयर हाउस सब्जेक्ट टू क्लियरेंस, दैट इज पोस्ट असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ऑब्वियसली गुड्स वेयर हाउस से क्लियरेंस होंगे। क्लियरेंस मतलब है ड्यूटी पे करो और गवर्नमेंट को, और उसके बाद आप गुड्स को लेके जाओ। वेयर हाउस में भी पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस जिसको हम लोग सेक्शन नंबर 57 में पढ़ते हैं, और प्राइवेट वेयर हाउस जिसको हम लोग सेक्शन नंबर 58 में पढ़ते हैं, और स्पेशल वेयर हाउस लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 58A। सो बेसिकली 3 तरह के हैं। वैसे ये जो प्राइवेट वेयर हाउस है वो 2 बोले गए हैं। एक प्राइवेट वेयर हाउस हो गया 58 सेक्शन के अंदर, और एक है स्पेशल वेयर हाउस जिसको लाइसेंस दिया जाता है अंडर सेक्शन 58A। वो दोनों प्राइवेट ही होते हैं, दोनों प्राइवेट ही होते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस और एक प्राइवेट वेयर हाउस, एक ही बात, ठीक है। नाउ पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस, और ऑब्वियस है दोस्तों पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस में कौन मैनेज करता होगा, गवर्नमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। सिर्फ ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी वेयर हाउस देयरइन, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स जिनके ऊपर, जो इंपोर्ट तो हो गए बट अभी तक उनके ऊपर ड्यूटी नहीं दी। याद आया ड्यूटीएबल गुड्स की डेफिनेशन कराई थी। तो ड्यूटीएबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको इंपोर्ट कर दिया बट अभी तक उनके ऊपर ड्यूटी नहीं दी, मैं उनको ड्यूटीएबल गुड्स कहता हूं। और ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी वेयर हाउस्ड। और उसके बाद लिख रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर वुड बी रिक्वायर्ड। क्या चाहिए होगा, स्पेस सर्टिफिकेट। स्पेस सर्टिफिकेट मतलब कि जगह है या नहीं है, जगह की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो वेयर हाउस वाला जो वेयर हाउस कीपर होगा वो वहां पर एक स्पेस सर्टिफिकेट देगा कि हाँ इतना स्पेस बचा हुआ है और ये स्पेस में हम आपका गुड्स को क्या करेंगे, रखेंगे। मतलब सारी बातें बताई जाएंगी। अ डबल ड्यूटी बॉन्ड वुड बी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड फॉर डिपॉजिट ऑफ गुड्स। सो डबल ड्यूटी बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि गुड्स जो है वो इलीगल नहीं होने चाहिए, गुड्स गलत नहीं होने चाहिए। तो एक एग्रीमेंट होगा उस वेयर हाउस का, किसके साथ, उस बंदे के साथ, ठीक है। उस वेयर हाउस का उस पर्सन के साथ क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अगर ये गुड्स चोरी हो गए वेयर हाउस के अंदर तो वेयर हाउस वाले डबल ड्यूटी बॉन्ड भरेंगे, यानी डबल ड्यूटी का भुगतान करेंगे। कौन भरेगा, वेयर हाउस वाले। और अगर उस पर्सन से कोई गलती हो जाती है, जैसे वो इलीगल गुड्स डिपॉजिट करके चले जाता है या कुछ भी हो सकता है उसके अंदर गलत चीज, तो ऐसे केस में वो बंदा उस इंपोर्ट पर क्या भरेगा, ड्यूटी भरेगा, जो इंपोर्टेड आइटम उसने लिखवाई थी, और उस इंपोर्ट आइटम पे डबल ड्यूटी बॉन्ड भरेगा। सो अ डबल ड्यूटी बॉन्ड वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड फॉर डिपॉजिट ऑफ द गुड्स। वो डबल ड्यूटी बॉन्ड एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह है दोस्तों। आप सिक्योरिटी जमा करा दोगे और उसके बाद आप गुड्स को डिपॉजिट करके ले जाओगे। फिर आपका जो भी चार्ज होगा वो चार्ज काटेगा बाद में, अगर गुड्स सही होंगे चार्ज काटेगा, जो बचेगा वो आपको वापस कर देगा, रिफंडेबल। ऑल्सो द पर्सन सीकिंग वेयर हाउस वुड नीड टू पे रेंटल, यही रेंटल के चार्जेस वो पे करेगा, वो उसी में से ड्यूटी में से अमाउंट में से काट लेंगे। वेयर हाउसिंग चार्जेस टू बी वेयर हाउस कीपर, सही बात है ना। तो आपका जो भी वेयर हाउसिंग का चार्जेस होंगे वो वेयर हाउस वाला काट लेगा। एग्जाम इसी तरीके से एक प्राइवेट वेयर हाउस भी होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस ऑब्वियस है कि प्राइवेट वाले लोग ही मैनेज कर रहे होते हैं। दे आर एन जनरली अलाउड व्हेन द पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस आर अवेलेबल। एक्चुअल में वो कह रहे हैं जब पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस अवेलेबल होते हैं तो प्राइवेट वेयर हाउस को काम नहीं दिया जाता, क्योंकि नहीं तो पब्लिक वाले चलेंगे कैसे, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस अगर नहीं अवेलेबल तो प्राइवेट को दिया जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो जब वेयर हाउसिंग रखवाने की बातें होती हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से प्राइवेट में ले जाओ, तो आपके पास पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑप्शन होते हैं, बट पब्लिक अवेलेबल नहीं है तो प्राइवेट में जाते हैं। ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी वेयर हाउस, ये भी बात सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है। डबल ड्यूटी बॉन्ड वुड स्टिल बी रिक्वायर्ड, डबल ड्यूटी बॉन्ड यहां पर भी चाहिए। कस्टम ऑफिसर वुड नीड टू बी पोस्टेड एट द एक्सपेंस ऑफ द वेयर हाउस कीपर। द गुड्स ऑफ वेयर हाउस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर दीज आर 100% EOU यूनिट्स और अदरवाइज एज एक्सप्लेन्ड बाय द डायग्राम बिलो। ये डायग्राम तो मैंने नहीं दिया क्योंकि जरूरत नहीं थी इसके अंदर, इसको काट देना, एज एक्सप्लेन्ड बाय डायग्राम बिलो। सिर्फ गुड्स आर सो वेयर हाउस्ड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर दीज आर 100% EOU यूनिट्स। भाई कह रहे गुड्स सो वेयर हाउस कैन वेरी, मतलब इसके ऊपर जो ड्यूटी है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि पता है जब EOU होता है, एक्सपोर्ट होते हैं, तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगती, पता है ना आपको। एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो जो इंपोर्ट पे ड्यूटी दी जाती है वो भी रिफंड हो जाती है, पता है आपको। ये देखो, अगर मैंने इंपोर्ट किया ना इंडिया के अंदर, इंपोर्ट किया मान लो USA से, कहाँ पे किया, इंडिया में, और फिर आगे इंडिया से क्या होने हैं गुड्स को री एक्सपोर्ट करना है,
अगर ऐसा है तो जो इंपोर्ट पे आपने ड्यूटी दी थी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में इसको क्या कर देगी, रिफंड कर देगी आप लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को एंकरेज करती है। और अगर आपने इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया है तो जो आपने इंपोर्ट पे ड्यूटी दी थी ना, वो गवर्नमेंट क्या कर देगी, रिफंड कहेगी, ये लो जी पैसा वापस, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट से हमारे देश का नाम रोशन होता है। तो एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट में जो ड्यूटी दी है वो क्या कर दी जाएगी, रिफंड। तो इसीलिए गवर्नमेंट कह रहा है दैट द गुड्स ऑफ वेयरहाउस कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर दीज आर 100% ईओ यूनिट्स और अदरवाइज। ठीक है, डिपेंड करेगा उसके ऊपर। और ये भी लाइन काट देना, अप टू पीरियड ऑफ 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, ये भी छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। सो वेयरहाउस आपको बस इतना याद रखना है, मैं जो लिखवा रहा हूं उतना ही याद करना है। क्या याद करना है, ये देखो, वेयरहाउस एक हो गए पब्लिक बॉन्डेड और एक हो गए प्राइवेट लाइसेंस्ड। पब्लिक बॉन्डेड लिख सकते हैं ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय, हाँ, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, और यहां पर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ प्राइवेट पर्सन। इसके अलावा और क्या लिखें, हाँ, सेक्शन 57 लिख लो, चलो 57, और इसमें आ जाएगा और इसके अंदर और क्या लिखें, दोनों में ही ड्यूटीएबल गुड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट दोनों में ही चाहिए। स्पेस सर्टिफिकेट की बात करें तो यहां पर भी चाहिए, स्पेस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, तो यहां पर भी चाहिए स्पेस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा only dutiable goods can be warehoused। और ये वाले वेयरहाउस में भी only dutiable goods can be warehoused। देखो, गुड्स और भी हो सकते हैं, कौन से वाले, जिस पर ड्यूटी दे दी और अभी तक मैंने सामान नहीं उठाया, वो वेयरहाउस ये वाले नहीं है, ये वो वेयरहाउस ही नहीं है। वो वेयरहाउस आपको कस्टम एरिया के बाहर मिलेंगे। कौन से वाले, जिन पर आपने ड्यूटी दे दी है, ड्यूटी देने के बाद आप घर लेके जाना चाहते हो, बट अभी भी आपके पास टाइम है तो इसलिए आपने रखा हुआ है वेयरहाउस में। तो मैंने कहा ड्यूटी दे दी है तो वो ड्यूटीएबल रहे नहीं, वो तो गुड्स हो गए। और गुड्स हो गए तो आपको लेके जाने ही पड़ेंगे। ड्यूटी देने के बाद आपको गुड्स यहां से लेके जाने पड़ेंगे। क्लियरेंस, वेयरहाउस से क्लियरेंस ही करना पड़ेगा अगर आपने ड्यूटी दे दी तो। समझ में आया? सो ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी वेयरहाउस्ड, दोनों में ये बात लिखी गई है। इसके अलावा डबल ड्यूटी बॉन्ड आपको भरना होगा। क्या भरना होगा? डबल ड्यूटी बॉन्ड। डबल ड्यूटी बॉन्ड एक एग्रीमेंट है किसके बीच में? वेयरहाउस और उस पर्सन के बीच में जो सामान रखवा रहा है, यानी इंपोर्टर। तो डबल ड्यूटी बॉन्ड दोनों में ही चाहिए होता है। अब ये देखो, बैगेज रूल्स जो है ना, वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। मैं वो चीज़ चेक कर रहा था, पहले बैगेज रूल्स होता था, अब इन लोगों ने बैगेज रूल्स का सीएमए स्टूडेंट्स का मुझे नहीं दिख रहा। सीएमए स्टूडेंट्स का बैगेज रूल्स फिनिश कर दिया, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कोर्स कम करना है कि नहीं। और सीएस स्टूडेंट्स का ये चीज़ है, तो सीएस स्टूडेंट्स पढ़ेंगे बैगेज रूल्स के बारे में, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी सीएमए स्टूडेंट्स के हिसाब से हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक। कौन सा टॉपिक है? ड्यूटी ड्रॉबैक। नाउ एवरीवन, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या हुआ? ड्यूटी का रिफंड। ड्यूटी का रिफंड।
ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजंस एनेबल द एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन द रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। याद है मैंने अभी अभी आपको बताया, अभी बताया, क्या बताया? अगर मैं गुड्स को इंपोर्ट करके क्या करता हूं, तो गवर्नमेंट को मुझे वापस करनी होगी मेरी ड्यूटी जो मैंने दी थी, क्योंकि जब मैं इंपोर्ट करता हूं ना, तो उनको अभी मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं पता कि मैंने आगे एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना। बट आगे अगर मैंने गुड्स को एक्सपोर्ट कर देना है, तो जो इंपोर्ट पे ड्यूटी दी थी वो गवर्नमेंट मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक करेगा। क्या करेगा? रिफंड करेगा। समझ में आ गई बात? सो ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजंस एनेबल द एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन अ रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स विच आर मेंट फॉर री एक्सपोर्टेशन। ऐसे इंपोर्टेड गुड्स जिस पर आपने ड्यूटी दे दी है और वो दे आर फॉर री एक्सपोर्टेशन, तो मुझे क्या मिलेगा? ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। क्या मिलेगा? ड्यूटी ड्रॉबैक। और इनपुट्स विच आर प्रोसेस्ड फॉर ऑब्लिक यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स टू बी एक्सपोर्टेड। मतलब ऐसा होता है ना कि मैंने इनपुट क्या किया? इनपुट इंपोर्ट किया, बट जो मेरा फाइनल गुड है वो क्या होना है? एक्सपोर्ट। प्रोसेस्ड आइटम क्या होनी है? एक्सपोर्ट। इनपुट इंपोर्ट किया, प्रोसेस्ड आइटम एक्सपोर्ट होनी है। तो गवर्नमेंट कह रहा है वो जो इनपुट पे ड्यूटी जो दी थी वो आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। बढ़िया चीज है यार ये तो गवर्नमेंट ने दो चीजों में ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रोविजंस डाले हैं। पहला, अगर सेम गुड इंपोर्ट करके क्या करना है? री एक्सपोर्ट, या फिर आपने इनपुट को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट पे जो ड्यूटी दी थी और आगे इनपुट से फिनिश गुड जो बनाया, फिनिश गुड को आगे क्या किया? री एक्सपोर्ट। फिनिश गुड को एक्सपोर्ट किया। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कह रहा है जो इनपुट पे ड्यूटी दी थी वो हम आपको क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। लिखा ना, द ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजंस एनेबल द एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन इनपुट्स विच आर प्रोसेस्ड और यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू बी एक्सपोर्टेड। यानी प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है फाइनल प्रोडक्ट, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है? इनपुट्स, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल पर आपने क्या दी थी? ड्यूटी। तो ऐसे केस में वो ड्यूटी का रिफंड मिल जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट ड्यूटी ड्रॉबैक, सेक्शन 74-75। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो ड्यूटी का क्या दे सकती हैं? ड्रॉबैक दे सकती हैं, यानी रिफंड कर सकती हैं अंडर सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल नॉट only on re-export of the duty paid goods but also on imported materials used in manufacture of goods which are exported। देखो ये वही बात आ गई फिर से, है ना? सेक्शन 74 कह रहे हैं, अच्छा सेक्शन 74 इज ऑल्सो अबाउट रिफंड, बट सेक्शन 74 का जो रिफंड है वो किसके लिए है? जब सेम मटेरियल इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं। और 75 वाला कौन सा है? इंपोर्टेड मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट किया। यस और नो? तो जो मटेरियल आपने इंपोर्ट किया था उस पर जो ड्यूटी दी थी वो आपको क्या मिल जाना चाहिए? रिफंड। वो है सेक्शन 75 में। तो 74-75 दोनों कवर हो रहे हैं। इसके बाद दीज गुड शुड बी एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 18 मंथ्स। मैक्सिमम 18 महीने आपको दिए जाते हैं। इन 18 महीने के अंदर अंदर इंपोर्ट करने के बाद गुड्स को क्या कर देना? एक्सपोर्ट कर देना। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। तो 18 मंथ्स को मार्क करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है। द प्रोसीजर इज एज अंडर। एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट द एक्सपोर्टर शुड एंडोर्स द शिपिंग बिल टू द प्रॉपर कस्टम ऑफिसर। क्या देगा वो? शिपिंग बिल। शिपिंग बिल एक्सपोर्ट के टाइम पे शिपिंग बिल यूज होता है ना, अगर कोई ड्यूटी बनती है शिपिंग पर, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बनती है तो देगा, उसके बाद जमा करा के वापस। याद है आप लोगों ने पढ़ा था जब एक्सपोर्ट के प्रोसीजर पढ़े थे, एक्सपोर्ट के प्रोसीजर शिपिंग बिल से ही तो स्टार्ट होते थे। फाइल शिपिंग बिल, और स्टेप 2 था ड्यूटी पे ड्यूटी इफ एनी। अगर ड्यूटी बनती है तो दो, उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाते थे। याद आया? स्टेप 3 वही था, वही शिपिंग बिल कार्गो सुपरवाइजर को जाता है, कार्गो सुपरवाइजर गुड्स को बुलाता है ना, कि भाई गुड्स को लेके आओ, मैं चेकिंग करूंगा। चेकिंग करने के बाद वो क्या करता है? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देता है। याद आया? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के बाद कस्टम डिपार्टमेंट क्या बोलता है? ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स। गुड्स को क्या करो? लोडिंग करो। लोडिंग कर देता है, उसके बाद एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट होता है। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट के बाद, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट तो वो देता है ना पर्सन इंचार्ज, वो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट देने के बाद वो क्या करेगा? गुड्स को लेके जाएगा, यानी डिपार्चर। So at the time of export, the exporter shall endorse the shipping bill to the custom officer
नेसेसरी फॉर्म्स लाइक ARE1 आर सबमिटेड। ARE1 फॉर्म को मार्क कर लेना। ARE1 फॉर्म बेटा ड्यूटी रिफंड के लिए होता है। किसके लिए होता है? ड्यूटी रिफंड के लिए। ARE1 फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो ARE1 फॉर्म जो है वो लिख लेना ब्रैकेट में, ड्यूटी रिफंड के लिए होता है। जब भी हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करने के बाद आगे एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट करने पर हमें ड्यूटी रिफंड के लिए एक फॉर्म भरना होता है, वो है ARE1। कस्टम ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर परमिटिंग द क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्टेशन। कस्टम ऑफिसर क्या करेगा? क्लियरेंस दे देगा एक्सपोर्टेशन के लिए। इफ एन अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट पेड टू एक्सपोर्टर turns out to be higher then what is eligible to, the amount would have been repaid back to the custom authority। क्या बोला? अगर कोई amount of drawback and interest paid to exporter turns out to be higher than what is eligible to, मतलब जो अमाउंट होना चाहिए था उससे अगर ज्यादा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। तो ऐसे केस में क्या लिखा है? दिस अमाउंट वुड हैव बीन रीपेड। क्या किया जाएगा? इसको दोबारा रीपे किया जाएगा। किसको? कस्टम अथॉरिटी। मेरी बात समझे? ऐसा हो सकता है कि जितना आपका रिफंड बनता था उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने गलती से क्या कर दिया? रिफंड। गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी होती है, गवर्नमेंट से भी होती है। तो अगर रिफंड गवर्नमेंट ने ज्यादा कर दिया तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कह रही है तो आपको खुद क्या करना होगा? ये पैसा रीपे करना होगा वापस कस्टम अथॉरिटीज को। If there is a drawback which is made to an exporter who eventually cannot realize the invoice within the period specified by FEMA, FEMA पता है? Foreign exchange। नहीं, ये जो एक्ट बनाया गया था ये फॉरेन एक्सचेंज को देखते हुए बनाया गया था कि जब भी कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो डॉलर्स और पाउंड्स की फ्लक्चुएशन होती हैं वो जब पेमेंट देनी होती है वो एटलीस्ट फेयर हो। तो फॉरेन एक्सचेंज मेरे को भी नहीं याद आ रहा, मैनेजमेंट है, देखना एक मिनट, मैनेजमेंट ही है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मतलब ये इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज के लिए बनाया गया था कि फॉरेन करेंसीज जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर या पाउंड आएंगे ना। अगर मैं जिसको एक्सपोर्ट करूंगा वो बंदा मुझे पैसा देगा या तो डॉलर में देगा या पाउंड में देगा या फॉरेन करेंसी में देगा। तो इसलिए वो कह रहा है इफ देयर इज अ ड्यूटी ड्रॉबैक, इफ देयर इज अ ड्रॉबैक व्हिच इज मेड टू एन एक्सपोर्टर हु इवेंचुअली कैन नॉट रियलाइज द इनवॉइस, मतलब जिसको इनवॉइस के पैसे नहीं मिले, हु कैन नॉट रियलाइज द इनवॉइस। मैंने एक्सपोर्ट तो कर दिया, जिसको एक्सपोर्ट किया उस बंदे ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। एक्सपोर्ट के प्रोसीड्स लिखा है ना, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड बाय फेमा, देन सच ड्रॉबैक कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सपोर्टर। हुआ ये, गवर्नमेंट कहता है कि भैया ऐसा है हम आपको रिफंड करेंगे, बट रिफंड करने के लिए आपको वो प्रोसीड्स जो एक्सपोर्ट के प्रोसीड्स थे वो इंडिया में लेके आने, बाहर ही नहीं फेंक देने। भाई पता चले डॉलर आपको आने थे, मान लो $10,000 का एक्सपोर्ट था, वो कितने का था? $10,000। अब वो $10,000 आपके पास इंडिया में आने चाहिए ना, और तुम डॉलर का क्या करोगे इंडिया में? तुम तो आरबीआई को ही दोगे अल्टीमेटली, पहले बैंक को दोगे, बैंक क्या करेगा आगे आरबीआई को देगा, तो अल्टीमेटली हर चीज डॉलर पाउंड किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाए। तो गवर्नमेंट कहता है वो पैसा हमारे पास आना चाहिए, तभी तो हम रिफंड देंगे। हम किस बात का रिफंड दें अगर तुम सारा पैसा बाहर ही लगा देते हो, बाहर ही इन्वेस्ट कर देते हो? कहता पैसा वो वाला डॉलर पाउंड कहाँ आना चाहिए? इंडिया में। अब तुम बोलोगे कि डॉलर, मान लो एग्जांपल $10,000 तुम्हारे पास आ भी गए तो तुम सब्जी तो खरीद नहीं सकते, खाने पीने कोई आइटम कोई खरीद तो सकते नहीं, तो आपको $10,000 क्या करने होंगे? एक्सचेंज करवाने होंगे इंडियन रुपीज में। जब आप वो एक्सचेंज कराओगे तो डॉलर किसके पास जाएंगे? एजेंसी के पास जाएंगे या फिर वो बैंक के पास जाएंगे। और एजेंसी और बैंक भी क्या करेगी रखकर इतना? वो आगे क्या करेगी? आरबीआई को देगी, आरबीआई उनको एक्सचेंज करके दे देगा। मेरी बात समझते हो? ये एक तरीका होता है जिसकी वजह से आरबीआई क्या बनाती है? फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बनाती है। तो गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको रिफंड देने के लिए रेडी है, बट जो फेमा एक्ट के अंदर टाइम पीरियड दिया जाएगा उतने ही टाइम पीरियड के अंदर अंदर पैसा कहां जाना चाहिए? इंडिया में। एक्सपोर्ट के प्रोसीड्स कहां जाने चाहिए? इंडिया में। नहीं आए तो हम तुमसे ये पैसा जो हमने तुम्हें रिफंड कर दिया था वो पैसा वापस ले लेंगे।
देखो फिर से पढ़ के देखो, इफ देयर इज अ ड्रॉबैक व्हिच इज मेड टू एक्सपोर्टर हु इवेंचुअली कैन नॉट रियलाइज द इनवॉइस विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड बाय FEMA, सच ड्रॉबैक कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सपोर्टर। इज दैट क्लियर? Where the goods are not put into use after import, 98% of the duty drawback is admissible under section 74 of the Customs Act 1962. मार्क करके रखना। Where the goods are not put into use after import, अगर goods को put to use नहीं किया गया after import, 98% of the duty drawback is admissible under section 74 of the Customs Act. In case where goods have been put into use after import, the duty drawback is granted on sliding scale depending upon the extent use of the goods. No duty drawback is available if the goods are exported 18 months after import. ये बात तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली थी। Application of duty drawback is required to be made within 3 months from the date of export of goods, which can be extended up to 12 months. मतलब एप्लीकेशन आप कब तक दे सकते हो ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए? 3 महीने के अंदर। जब आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट को क्या देना है? एप्लीकेशन। मैक्सिमम 3 महीने, बट 3 महीने एक्सटेंड करा के 12 महीने भी हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट से क्या करो? रिक्वेस्ट, कमिश्नर से रिक्वेस्ट करो कि मुझे इस वजह से मुझे एक्सटेंशन चाहिए। तो वैसे जनरली एप्लीकेशन देने का टाइम कब तक का है बेटा? 3 महीने। याद रखना, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करनी है तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम तभी हो सकती है जब इंपोर्ट होने के बाद गुड्स 18 महीने के अंदर एक्सपोर्ट हो गए। कितने महीने? 18 महीने। ये बात समझ में आ गई? इंपोर्ट होने के बाद गुड्स 18 महीने के अंदर एक्सपोर्ट हुए हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, वरना आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको एप्लीकेशन जो देनी होगी रिफंड के लिए, वो कितने टाइम में देनी होगी? एक्सपोर्ट के 3 महीने के अंदर अंदर, एक्सपोर्ट होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी होगी रिफंड की। ये देखो, इफ गुड्स वर इन द पोजेशन ऑफ इंपोर्टर दे माइट बी ट्रीटेड एज यूज्ड बाय इंपोर्टर। अगर मैंने गुड्स को इंपोर्ट कर लिए दोस्तों, गुड्स को इंपोर्ट कर लिए तो गवर्नमेंट क्या 100% रिफंड कर देगी एक्सपोर्ट करने पर? यहां पर ये बात हो रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक कार खरीदी और 20 लाख की गाड़ी है, इंश्योरेंस कराई हुई थी आपने। मुझे एक बात बता दो, गाड़ी हो जाती है चोरी 6 महीने बाद, गाड़ी क्या हो जाती है? चोरी। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा देगी? कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन का पैसा काटेगी। हम बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं। अगर गुड्स इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट पे आपने ड्यूटी दी होगी, अब ड्यूटी देने के बाद आपने एक्सपोर्ट किया, बट 18 महीने तक का टाइम था, यही बात हुई थी ना, 18 महीने के अंदर एक्सपोर्ट कर देना। अब मान लो 3 महीने यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट कह रहा है भाई देख ऐसा है, 3 महीने तो इस्तेमाल किया ना तूने, तो तेरे कुछ ड्यूटी का रिफंड क्या होगा? कटेगा। तेरे को सारा ड्यूटी रिफंड नहीं होगा, कुछ ड्यूटी तेरी कटेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ये वाली? इज दैट क्लियर? ये देखो, इफ द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द इंपोर्टर, अगर 3 महीने तक आपके पास गुड्स रहते हैं और 3 महीने के बाद आप जाके क्या करते हो? एक्सपोर्ट, तो अप टू 3 मंथ्स में ड्रॉबैक कितना है? देखो लिखा है 95%। कितना ड्रॉबैक है? 95%। यानी अगर मैंने इंपोर्ट पे 100 रुपए की ड्यूटी दी थी तो मुझे रिफंड कितना मिलेगा? 95 रुपीज का मिलेगा। कितने रुपए का मिलेगा? 95 रुपीज का। ये बात समझ में आती है? नंबर 2 देखो क्या लिखा है, अगर 3 से लेके 6 महीने का, अगर 3 से लेके 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है, जब इंपोर्ट करने के बाद जो एक्सपोर्ट किया है वो 3 से लेके 6 महीने के बीच में किया है एक्सपोर्ट, तो ऐसे केस में आपको जो ड्यूटी रिफंड मिलेगा वो कितना मिलेगा? 85%। ये बात समझ में आ रही है सबको? 95% समझ में आया? 3 महीने के अंदर अंदर कर दिया तो कितना रिफंड मिलेगा? 95%। 3 महीने के अंदर अंदर कर दिया तो 95%। 3 महीने से ज्यादा बट 6 महीने तक करा तो 85% रिफंड, और 6 महीने से ज्यादा 9 महीने तक 75% रिफंड। ये स्लैब याद करना होगा। 9 महीने से ज्यादा 12 महीने तक कितना रिफंड? 70%। 12 महीने से 15 महीने में 65% रिफंड, 15 से 18 महीने में 60% रिफंड, और मोर देन 18 मंथ्स तो मिलेगा ही नहीं। ये बात तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं भाई। 18 महीने के बाद एक्सपोर्ट करोगे तो रिफंड, ये तो बात हो चुकी है ना। रिफंड क्लेम करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम कितना दिया जा रहा है? 18 महीने। तो इंपोर्ट होने के बाद मैक्सिमम टाइम दिया जा रहा है 18 महीने। 18 महीने के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना है, वरना आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब ये देखो, आप ध्यान से देखो तो पहला पॉइंट क्या लिखा था यहां पर ऊपर? वेयर द गुड्स आर नॉट पुट इनटू यूज आफ्टर इंपोर्ट। अगर गुड्स को यूज नहीं किया इंपोर्ट होने के बाद
तब आपको रिफंड कितना मिलेगा? 98%। कितना मिलेगा? 98% अंडर सेक्शन 74। ये पता है क्या होता है? जब गुड्स को आपने इंपोर्ट किया और आगे आगे आपने क्या किया, उसको री एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद री एक्सपोर्ट किया, इन केस वेयर गुड्स आर बीन पुट टू यूज आफ्टर इंपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक इज ग्रांटेड ऑन स्लाइडिंग स्केल। एक स्लैब बना दिया गया। क्या बना दिया गया? स्लैब बना दिया गया। अगर गुड्स को क्या किया गया है? यूज। गुड्स को यूज नहीं किया, 98% रिफंड। तब भी पूरा रिफंड नहीं दिया जा रहा, 98% ही दिया जा रहा है, यानी 2% तब भी काट रहे हैं। अच्छा, और अगर गुड्स को यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया है तो 3 महीने के अंदर अंदर, स्लैब याद करते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर होगा तो 95% रिफंड मिल जाएगा। 3 से लेकर 6 महीने है तो 85%, 6 से लेकर 9 महीने है तो 75, 9 से 12 है तो 70, 12 से 15 है तो 65, 15 से 18 है तो 60 और मोर देन 18 है तो है ही नहीं। इज दैट क्लियर? Drawback is allowed if the use is over 24 months only with permission of Commissioner of Customs if sufficient cause is shown। कह रहा है 24 महीने के अलावा 24 महीने से ज्यादा पे भी ड्रॉबैक मिल जाता है, ऐसा नहीं है, बट उस ड्रॉबैक को क्लेम करने के लिए कमिश्नर का आपका साथ देना जरूरी है। अगर कमिश्नर मना कर देगा तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 महीने के बाद तो वैसे नहीं मिलना। वो कह रहा है कि कुछ स्पेशल केसेस में किया जा सकता है कि 24 महीने तक का भी टाइम दिया जा सकता है, उसके ऊपर भी दिया जा सकता है, बट वो उसमें कमिश्नर की रिक्वेस्ट चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो तो एक काम करते हैं ना, इसको पहले मैं, अच्छा ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द ड्यूटी ड्रॉबैक, द कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स एक्ट 1962 लेस डाउन द सर्टन लिमिटेशन एंड कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। नो ड्रॉबैक शैल बी एडमिसिबल वेयर ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन 50 रुपीज। कह रहा है अगर 50 रुपए से कम का रिफंड बनेगा, अगर बनता हो, तो हम रिफंड नहीं देंगे। नहीं, अगर कोई केस हुआ ऐसा तो रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है? द ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। कह रहे ये इन केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा। पहला, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक 50 रुपए से कम है। नंबर 2, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक का जो अमाउंट है दैट एक्सीड्स द 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। जो आपने एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है ना, उसका जो मार्केट प्राइस है उसके 1/3 से भी अगर ज्यादा है ड्यूटी ड्रॉबैक, तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे। ये देखो, ड्यूटी ड्रॉबैक मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट का बनता है 50,000 रुपये। कितना बनता है? 50,000। मान लेते हैं रिफंड क्लेम करना है आपने, और लिखा है द ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अब जो आपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है ना, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है उसका मार्केट प्राइस जो है वो है 8 लाख रुपए। कितना है? 8 लाख रुपए। अब इस 8 लाख के प्रोडक्ट का अगर ड्यूटी ड्रॉबैक 8 लाख का 1/3, 8 लाख का क्या कह रहा है? 1/3 कितना हो गया? 2,66,667 कह रहा है, ये इसका 1/3 हो गया प्राइस का। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक इससे ज्यादा होता, किससे? 2,66,667 से, जो कि हो नहीं सकता गवर्नमेंट की नजरों में। अगर इससे ज्यादा होता तो हम आपको रिफंड नहीं देते। तो कह रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। नंबर 3, द ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन 1% ऑफ एफओबी। एफओबी यानी फ्री ऑन बोर्ड। याद आया भाई? ऑन बोर्ड वैल्यू जो होगी, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक 1% से भी कम बनता है, कितना बनता है? 1% से भी कम बनता है, तो ऐसे केस में हम आपको रिफंड नहीं देंगे। मतलब 1% एक मिनिमम अमाउंट हो गया। कह रहा है ये तो बहुत ही कम है, इतने में रिफंड क्या लेना है। मतलब एफओबी वैल्यू, अगर मान लेते हैं एफओबी वैल्यू कितनी है? 8 लाख ही है, यही मान लेते हैं 8 लाख रुपए उसकी एफओबी वैल्यू है। एफओबी मतलब यहां से जो जा रहा है वो कितने में जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 8 लाख। अभी 8 लाख के अंदर फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा ऐड करना है, अभी हुआ नहीं है। इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, जहां पे फ्रेट और इंश्योरेंस नहीं हुआ अभी। यस और नो? मैं एक्सपोर्ट के लिए बात कर रहा हूं, इंपोर्ट के लिए बात नहीं कर रहा हूं।
तो एक्सपोर्ट के लिए जो एफओबी वैल्यू है वो 8 लाख रुपए है, और कह रहा है इसका अगर 1% कितना हुआ 8,000, अगर 8,000 से कम का रिफंड है तो हम रिफंड नहीं देंगे। कह रहा है तो बहुत ही कम रिफंड है। इज दैट क्लियर? एक तरफ इन्होंने 50 रुपए भी बोला है, एक तरफ इन्होंने मात्र 1% की बात करी है। कह रहे 1% है अगर तो हम रिफंड नहीं करेंगे, 1% से कम है तो। So the duty drawback amount is less than 1% of FOB value of export except where the amount of duty drawback per shipment exceed 500. पर शिपमेंट मतलब, पर शिपमेंट मतलब शिपमेंट चार्जेस नहीं, पर शिपमेंट मतलब एक बार शिपिंग करने पर आपका अगर रिफंड 500 रुपए से क्या बनता है, ज्यादा बनता है, लिखा ना एक्सेप्ट वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक पर शिपमेंट एक्सीड्स 500 रुपीज। इसका मतलब है इस वाले केस में हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, एक्सेप्ट वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक पर शिपमेंट। यानी एक तरफ ये कह रहे हैं लेस देन 1%, एक तरफ ये कह रहे हैं लेस देन 1% ऑफ एफओबी, एक तरफ कह रहे हैं 1% से कम है वैल्यू, और एक तरफ कह रहे हैं कि एक्सेप्ट वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक पर शिपमेंट एक्सीड्स, मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक जो रिफंड बनता है वो कितना बनता है, अगर 500 रुपए से, 500 रुपए से ज्यादा बनता है। मैंने उल्टा कर दिया क्या ये, सॉरी, वैल्यू जो है 1% से लेस की बात हुई थी ना, हाँ, तो ये मेरे को ये वाला साइन बना था, 1% लेस देन 1%, और रिफंड जो है वो 500 रुपए से क्या है, ज्यादा। ये दोनों केसेस कह रहे ये वाले केस में आपको रिफंड मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, और इस वाले केस में नो ड्यूटी ड्रॉबैक। फिर से एक वैल्यू, अगर आपकी जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है, देखो लिखा है वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इज लेस देन द वैल्यू ऑफ, सॉरी, द ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन 1% ऑफ एफओबी। सो ड्यूटी ड्रॉबैक जो है यानी जो रिफंड है वो कितना है, लेस देन 1% ऑफ एफओबी। द ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन 1% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। तो ऐसे केस में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक पर शिपमेंट एक्सीड्स 500। उस केस को छोड़ के जहां पर शिपमेंट मतलब एक बार शिपिंग होने पर जो गुड्स आए हैं ना मेरे पास, इंपोर्ट हुए हैं, उस पर जो रिफंड बनता था, अगर वो 500 रुपए से ज्यादा का रिफंड बनता है, इंपोर्ट होने के बाद एक्सपोर्ट होंगे, तो इंपोर्ट होने के बाद जो ड्यूटी मैंने दी होगी, अगर वो पर शिपमेंट 500 रुपए के ज्यादा का रिफंड बनता है तो मुझे रिफंड मिल जाएगा। यानी 1% केस में भी रिफंड मुझे मिल सकता है अगर 1% से कम है। सर यही वाला केस ले लो ना, 8,000 या 8,000 वाला ही केस ले लो, 1% ऑफ एफओबी 8,000 रुपए बनता है, 500 रुपए से ज्यादा है तो रिफंड मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? 8 लाख रुपए का 1% होता है 8,000। 8,000 रुपए जो रिफंड बनता है, अगर मान लेते हैं 8,000 रुपए का जो रिफंड बनता है, रिफंड जो है वो 8,000 रुपए ही है, मान लो अगर 8,000 रुपए का रिफंड बनता है तो गवर्नमेंट कहेगा क्योंकि ये 500 रुपए से क्या है, ज्यादा है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। सो ये यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। एक तरफ लिखा है द ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन 1% ऑफ एफओबी, और उसी के आगे लिखा है एक्सेप्ट इन द केस वेयर ड्यूटी ड्रॉबैक पर शिपमेंट एक्सीड्स 500। यानी आपकी एक शिपिंग पर जब आपका एक कंसाइनमेंट जा रहा है एक शिप में, तो आपका जो रिफंड बन रहा है पर शिपमेंट कितना बन रहा है, 500 रुपए से ज्यादा। अगर 500 रुपए से ज्यादा बनता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, चाहे वो 1% से कम ही क्यों ना हो। मेरी बात समझ में आई? 1% से कम होने के बावजूद 500 रुपए से ज्यादा का अगर हम रिफंड बनता है तो मिल जाएगा। आगे लिखता है वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो एक्सपोर्ट गुड्स सस्ते हैं, किससे? इंपोर्टेड मटेरियल से। जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं ना वही गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं। इंपोर्टेड मटेरियल क्या है, महंगा है, और एक्सपोर्टेड गुड्स जो है उसकी वैल्यू क्या है, सस्ती है। अगर वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड इज लेस देन इंपोर्टेड मटेरियल, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, if necessary certain minimum value addition over the value of imported material can be prescribed by the government। गवर्नमेंट के कहने का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इंपोर्टेड वैल्यू महंगी है और एक्सपोर्टेड वैल्यू सस्ती है तो आप कमा कैसे रहे हो? इंपोर्टेड वैल्यू महंगी है और एक्सपोर्टेड वैल्यू सस्ती है तो क्या होगा, ड्यूटी का रिफंड आप ज्यादा क्लेम करना चाह रहे हो।
तो गवर्नमेंट क्या कह रहा है, ऐसे केस में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि हम कितना रिफंड देंगे। ठीक है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी, तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि हम जो रिफंड देंगे वो इतना ही देंगे, एक परसेंटेज। इज दैट क्लियर? मिनिमम परसेंटेज। द ड्यूटी ड्रॉबैक नीड टू बी पेड विद इन 1 मंथ। अब आपने एप्लीकेशन दे दी, याद है एप्लीकेशन देने का टाइम क्या था, बताओ? 3 मंथ्स। एप्लीकेशन आपको 3 महीने के अंदर देना था एक्सपोर्ट के। गवर्नमेंट कहता है अगर एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन देने के बाद रिफंड कितने टाइम में देना है, 1 महीना। ये देखो लिखा हुआ है, द ड्यूटी ड्रॉबैक नीड टू बी पेड विद इन 1 मंथ एंड इफ नॉट पेड इंटरेस्ट इज पेबल टू द क्लेमेंट एट अ स्पेसिफाइड रेट। इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, पता है कितना है? 1%। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। वही जैसे इनकम टैक्स में पढ़ते थे, रिफंड के ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। भाई 1 महीने के अंदर अंदर रिफंड देना गवर्नमेंट का काम है। अगर उन्होंने रिफंड नहीं दिया तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आ रही? ऑल्सो वेयर ड्यूटी ड्रॉबैक हैज बीन, वेयर ड्रॉबैक हैज बीन पेड टू द क्लेमेंट इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज एलिजिबल टू, द क्लेमेंट हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स टू रीपे द एक्सेस। वही उल्टा वाली बात, मतलब रिफंड क्या कर दिया? ज्यादा, और जितना एलिजिबल अमाउंट था उससे ज्यादा कर दिया, तो ऐसे केस में आपने वापस रिवर्स करना है ना, वो पैसा देना है नहीं देना, वो कितने टाइम में देना है? 2 महीने के अंदर। और इसके बाद क्या लिखा है? इंटरेस्ट वुड बी चार्ज ऑन द एक्सपोर्टर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक अंटिल द डेट ऑफ रिकवरी। इस पर इंटरेस्ट है बेटा 1.5%। कितना इंटरेस्ट है? 1.5% है जब गवर्नमेंट ने टैक्स तुमसे लेना है, और 1% है जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट खुद देना है। तो गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट देगा तो 1%, और गवर्नमेंट तुमसे लेगा तो 1.5%। ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट कह रहा है सिंपल सी बात कि ड्रॉबैक जो है ना, वेयर ड्रॉबैक हैज बीन पेड टू क्लेमेंट इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज एलिजिबल टू, तो 2 महीने का टाइम दिया गया है, आप लोग अमाउंट वापस कर देना। अगर एलिजिबल अमाउंट से ज्यादा का आपका क्या बनता है, आपका ज्यादा क्या बन गया? रिफंड हमने ज्यादा दे दिया और एलिजिबल अमाउंट कम था रिफंड का, तो हमने गलती से ज्यादा दे दिया, तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट है वो वापस करना है ना। कितने टाइम में कर देना? 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर अगर नहीं किया तो हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। और उस वाले केस में द ड्यूटी ड्रॉबैक नीड टू बी पेड विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक वापस करनी है, और अगर नहीं करा तो हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, यानी गवर्नमेंट तुम्हें इंटरेस्ट देगी। इज दैट क्लियर? ये है ड्यूटी ड्रॉबैक। समझ में आती है बात? अब जरा एक बार ये नोट्स बना लो। तो बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक में आपने 2 सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन 74 और सेक्शन 75। सेक्शन 74 इज फॉर री एक्सपोर्ट, एंड सेक्शन 75 इज फॉर एक्सपोर्ट। मतलब इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट, और ये है बेसिकली ऐसे कह सकते हो, व्हेन imported material is processed into a finished good and then exported। इसको मैं एक्सपोर्ट बोलूंगा, री एक्सपोर्ट नहीं बोलूंगा। री एक्सपोर्ट तो तब बोलता हूं व्हेन same imported material has been re-exported, तब हम लोग इसको वर्ड को बोलेंगे री एक्सपोर्ट। समझ में आया दोस्तों? री एक्सपोर्ट वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, सो जब सेम इंपोर्टेड मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते हैं तो हम उसको री एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 74 में ही हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन नंबर 74, क्या ये ड्यूटी ड्रॉबैक
ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े हैं। क्या रूल्स पढ़े हैं बेटा? अगर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पस, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ना वो ये वाला केस पढ़ा है, बिजनेस पर्पस वाला। और साथ में मैं अभी आपको एक और चीज सिखा रहा हूं, गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए भी तो इंपोर्ट किए जा सकते हैं, बोलो। अगर गुड्स इंपोर्ट किए हैं फॉर बिजनेस पर्पस और अगर गुड्स इंपोर्ट किए हैं फॉर पर्सनल पर्पस। अगर गुड्स इंपोर्ट किए हैं बिजनेस पर्पस के लिए, एक होता है आफ्टर यूज और एक होता है विदाउट यूज किए बगैर। यूज किए बगैर अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो कितना रिफंड मिलेगा बेटा? 98% ड्यूटी ड्रॉबैक। यही पढ़ा हमने। और आफ्टर यूज है तो आफ्टर यूज वाले में स्लैब है। क्या स्लैब है बेटा? आफ्टर यूज वाले में स्लैब क्या है? अगर अप टू 3 मंथ्स का है, अप टू 3 मंथ्स तो 95%, 3 to 6 मंथ्स 85%, 6 to 9 75, 9 to 12 70, 12 to 15 हाँ ठीक है, 12 to 15 65 है, और 15 to 18 60, और अबव 18 होगा तो नील। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है ना। तो जहां पर यह बता दिया गया है कि इंपोर्ट पे ड्यूटी इतनी थी, इतने टाइम के अंदर रिफंड, इतने टाइम के अंदर गुड्स को क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपको बताना है कि रिफंड कितना मिलेगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छा, अगर गुड्स इंपोर्ट किए गए पर्सनल यूज के लिए, गुड्स इंपोर्ट किए गए पर्सनल यूज के लिए, तो इसमें भी 2 केस बनेंगे, एक आफ्टर यूज, एक विदाउट यूज। अगर विदाउट यूज है तो सेम 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा अगर विदाउट यूज है। और अगर आफ्टर यूज है, इंपोर्ट करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो, पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट किया था, बिजनेस के लिए नहीं, तो ऐसे केस में भी आपको गवर्नमेंट रिफंड देने के लिए रेडी है। और कितना रिफंड दे रही है बेटा? ये देखो, इस तरीके से बना लेना। ये है ईयर 1, ये है क्वार्टर, और ये है DDB यानी ड्रॉबैक। ईयर 1 क्वार्टर 1 96%, क्वार्टर 2 92%, क्वार्टर 3 88%, और क्वार्टर 4, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, 84%। ईयर 2 की बात करें तो अगेन फर्स्ट क्वार्टर 81%, सेकेंड क्वार्टर 78%, थर्ड क्वार्टर 75%, और फोर्थ क्वार्टर 72%। मतलब यूज होने के बाद 2 सालों के अंदर अंदर, ये 2 साल ही हैं, इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? इसके बाद वाला तो निल हो गया। रिफंड क्लेम करना है तो आपको रिफंड मिलेगा 2 सालों के अंदर अंदर अगर आपने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। अगर 2 साल में पहले क्वार्टर में एक्सपोर्ट कर दिया तो रिफंड कितना मिलेगा? 96%। सेकेंड क्वार्टर में एक्सपोर्ट किया तो 92, थर्ड क्वार्टर में एक्सपोर्ट किया 88, और फोर्थ क्वार्टर में एक्सपोर्ट किया तो 82।
अब फोर्थ क्वार्टर का मतलब फोर्थ क्वार्टर के कोई भी महीना, थर्ड क्वार्टर का कोई भी महीना, सेकंड क्वार्टर का कोई भी महीना, फर्स्ट क्वार्टर का कोई भी महीना। कोई भी महीना मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी महीना। समझ में आ गई बात? तो 96%, 92, 88, 84, ये सब में 4-4% का गैप है, और इसके बाद में 3-3% का गैप है। तो सेकंड हो गया ईयर 2, फर्स्ट क्वार्टर में 84 के बाद हो जाएगा 81, सेकंड क्वार्टर 78, फिर 75 और फिर 72। मैक्सिमम इतना रिफंड मिलेगा, और वो भी 2 साल तक। 2 साल के बाद बेचा तो 2 साल के बाद एक्सपोर्ट किया तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और विदाउट यूज हुआ था 98%, सेम चीज जो हम लोगों ने यहां पढ़ी थी। सिर्फ बिजनेस के लिए ये वाला केस है, और आफ्टर यूज पर्सनल के लिए ये वाला केस। दैट्स इट। फिनिश। ठीक है, तो यही आपका कोर्स था, ड्यूटी, ड्रॉबैक और आपका ये वाले पॉइंट।